Okay, hello guys, how are you? Are you all fine and happy? Okay, that's good. So students, once again welcome back to our YouTube channel Emosquare. So guys, जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले कि एक जो PDF मैंने आपको दिया था कल के डेट में, जिसमें फिजिक्स का एक सैम्पल पेपर था पूरा, तो सैम्पल पेपर को मैंने कहा था कि आप लोग बनाओगे एंड मैं उसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा एंड लेटर ऑन आप क्या करोगे, उस डिस्क्रिप्शन को फिर मिला करके देखोगे कि आप कहाँ तक, किस लेवल तक आप सही वर्क किए हो और किस में आपका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मैं अब आपके सामने प्रेजेंट हूँ उसी वीडियो को लेकर के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, सो एज नाउ यू कैन सी, ये आपको पेपर मैंने दिया था, टेस्ट 5 पेपर दिया था मैंने 12th फिजिक्स का। ओके, 2021 सेशन के लिए गाइस, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एंड आई होप सो आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करा होगा एंड मैक्सिमम मार्क्स तो ये 35 है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने 30 मार्क्स तक आपका स्कोरिंग यहाँ डेफिनेटली होना चाहिए। अगर 30 से लो है तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार आप रिपीट करो, रिपीट करके देखो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल सके स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है वो कैसे करना है। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्राइटेरिया को आप नहीं जानोगे तो फिर आपको क्या होने वाला है, काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो लेट अस लर्न हाउ टू सॉल्व, हाउ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दैट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग एंड व्हाट आंसर आई एम गिविंग। ओके, सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं। ये कुछ इंट्रोडक्शंस हैं, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस तो आप जानते ही हो, एज यूजुअल आप अपने स्कूल में भी नॉर्मल जो एग्ज़ाम दिए होंगे तो उस बेसिस पे यही सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह रहते हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सो here as you can see students, the first question that I have taken here, okay, first question क्या है कि let EA be the electric field due to a dipole on its axial plane. okay, EA जो है, EA ये axial plane का एक डाइपोल है L डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे गाइस? L डिस्टेंस पे। एंड EQ जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे, ये भी L डिस्टेंस पे। तो इसके बीच का रिलेशन क्या होगा? तो गाइज एज यूजुअल आप जानते हो जैसा कि यहाँ पे हम लोग जितना भी इक्वेटोरियल लाइन, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन या एक्सियल लाइन पे बनाते हैं हम लोग, तो एक्सियल लाइन पे जो डाइपोल होता है वो डबल होता है। तो क्या होता है? डबल होता है। एक्सियल लाइन पे डबल होता है, जो भी एक्सिस वाला लाइन है एक्सियल लाइन वाला डबल होता है इन द कंपैरिजन ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन ये जो बीच वाला लाइन होता है, तो इक्वेटोरियल लाइन के कंपैरिजन में वो डबल होता है। उससे क्या होता है गाइस? ट्वाइस होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ई ए इज इक्वल टू 2EQ। इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक्सियल लाइन पे जो लिया हुआ फील्ड होगा उसके कंपैरिजन में हाफ होगा, यानी कि एक्सियल लाइन पे वाला लिया हुआ टर्म क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। ओके गाइज, तो दैट्स अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है? सेकेंड क्वेश्चन लेट्स सी। तो सेकेंड क्वेश्चन है गाइज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन एज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अर्थ का होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है? दिस इज द क्वेश्चन। because the earth is good conductor, insulator, semiconductor, dielectrics। आखिर क्या है ऐसा जिसकी वजह से अर्थ का जो पोटेंशियल लिया जाता है ये ज़ीरो लिया जाता है? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, तो आप इसमें क्या आंसर करोगे, है ना? टेल मी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी, कंडक्टर। क्या आंसर हो जाएगा? सी। बिकॉज गाइस जो अर्थ है हमारा, अर्थ एक स्फेरिकल पार्ट है, स्फेरिकल पार्ट है, एक होमोजीनियस स्फेयर है ना? तो ये स्फेयर है, तो इस स्फेयर के अंदर कोई भी जो पोटेंशियल अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे इनसाइड वाला पोटेंशियल क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो इसके कंडक्टर होने की वजह से जीरो आया। किसकी वजह से जीरो आया? कंडक्टर होने की वजह से। ओके, तो दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज कंडक्टर। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट, थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स कि द buyer of potentiometer has a resistance of 4 ohm and the length of 1 meter, है ना? It is connected to a cell of EMF 2 volt and internal resistance of 1 ohm. If the cell EMF is 1.2 volt,
देन इट विल बी बैलेंस्ड बाय द बैलेंसिंग। ओके सो गाइज आपसे पूछा जा रहा है बैलेंसिंग लेंथ विल बी, व्हाट विल बी द बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ इसमें क्या होगा। सो यहाँ पे जो गिवन सिचुएशंस हैं अकॉर्डिंग टू डैट आप सबसे पहले करंट कैलकुलेट कर लो कि व्हाट विल बी द करंट। तो करंट इज इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर एज यू नो स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज द ई एम एफ वैल्यू दैट यू हैव गिवन 2 वोल्ट एंड व्हाट इज द रेसिस्टेंस वैल्यू दैट यू हैव गिवन 4 ओम प्लस 1 ओम। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.4 एम्पियर आ जाएगा। 2/5 यानी 0.4 एम्पियर। ओके तो 0.4 एम्पियर आ गया। अब 0.4 एम्पियर आने के बाद गाइज आप भी निकाल लो, पोटेंशियल निकाल लो। तो पोटेंशियल में I इंटू आर हो जाएगा। तो I आपका वैल्यू है 0.4 एंड लेटर ऑन R का वैल्यू ले लो। तो R रेसिस्टेंस जो होगा वो एक्सटर्नल वाला रेसिस्टेंस, बैटरी वाला रेसिस्टेंस तो छोड़ देंगे। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है 4 यानी कि इसका वैल्यू आ गया 1.6 वोल्ट आ गया। तो आप यहाँ से इसके साथ साथ क्या निकाल लो, लेंथ रेशियो निकाल लो कि लेंथ रेशियो आपका क्या आया। तो लेंथ रेशियो गाइज आया 1.6 वोल्ट। 1.6 वोल्ट कितने मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए। कितने मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए। दैट मीन्स वी कैन से सिंपली कि लेंथ रेशियो 1.6 वोल्ट पर मीटर है। अब लास्टली आपको कैलकुलेट करना है बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि सेल ईएमएफ, जो भी आपका सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ सेल ले लो। ओके और ईएमएफ सेल को लेकर के क्या कर लो, आप डिवाइड कर लो। ईएमएफ ऑफ सेल को लेकर के आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। किस चीज़ से, लेंथ रेशियो से। किससे डिवाइड कर लो, लेंथ रेशियो से। तो टेल मी ईएमएफ ऑफ द सेल आपका क्या आएगा, ये आया है 1/1.2 एंड द लेंथ रेशियो इज 1.6। ये है 1.6। पॉइंट को आप रिमूव कर लो। लेटर ऑन यू विल गेट 6/8। आप इसको और भी कैंसिल कर लो, यू विल गेट 3/4 एंड 3/4 इज इक्वल्स टू 75 है ना। 75 मतलब 0.75। तो 0.75 के हिसाब से 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन गाइज। यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। ओके सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 गाइज। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लास्टिक रॉड इज रब्ड with the fur is brought near glass rod rubbed with the silk। ओके ग्लास रॉड को रब किया गया है, ठीक है, सिल्क के साथ। तो टेल मी ग्लास रॉड पे जो चार्ज एक्वायर होगा वो कौन सा चार्ज एक्वायर होगा। तो गाइज ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा एंड प्लास्टिक रॉड पे कौन सा चार्ज एक्वायर होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो व्हाट दे विल डू, they will attract each other। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। गाइज मैं थोड़ा सा फास्टली भी चल रहा हूँ, इसलिए फास्टली चल रहा हूँ क्योंकि आज मैंने टारगेट रखा है, इसमें टोटल 55 क्वेश्चंस हैं। तो 55 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट मैं आज 20 करा दूँ इस वीडियो पार्ट में, क्योंकि फिर अगर मैं टोटल कराता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उतना लंबा वीडियो फिर आप देखोगे नहीं, है ना, बोरिंग भी लगेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करके करेंगे। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें फिर और भी क्वेश्चंस का मैं डिस्क्रिप्शन कर दूंगा। ओके तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है 2 इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स। इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट वाला चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको याद होगा इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट कभी भी होता है सेम चार्ज डेंसिटी के साथ। तो एक पे पॉजिटिव चार्जेस पूरा लिया जाता है और एक पे सारा नेगेटिव चार्जेस लिया जाता है गाइस। तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों का वैल्यू आता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग अगर हम लोग लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है सिग्मा/2 इप्सिलर नॉट, एक पार्ट का। तो गाइज यहाँ पे दोनों के बीच में इस सीट को रखा गया। तो दोनों के बीच में जब सीट को रखा गया तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सिग्मा/2 इप्सिलर नॉट प्लस सिग्मा/2 इप्सिलर नॉट। दोनों के लिए प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड होगा, तो पॉजिटिव का जो होगा वो आउटवर्ड होगा। तो दोनों का डायरेक्शन जो हो गया गाइज वो सेम हो गया। एंड अगर सेम डायरेक्शन है तो इसके वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सिंपली। तो ऐड करने के बाद बताओ मुझे आपको क्या वैल्यू मिलेगा, यू विल गेट सिग्मा/एप्सिलर नॉट। तो चलिए देखिए सिग्मा/एप्सिलर नॉट कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फाइंड दैट कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, सिग्मा/एप्सिलर नॉट। तो
ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 गाइज। थोड़ा सा मैं जल्दी ही कर रहा हूँ, आगे जल्दी जल्दी ही पढ़ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे के देखोगे और अकॉर्डिंग टू द स्पीड या अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस ही आप वीडियो को एडजस्ट भी कर सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लो या वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लो एंड उसके हिसाब से देख लो। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किरचॉफ्स रूल का है, किरचॉफ्स लूप रूल का। तो किरचॉफ्स लूप रूल तो देख रहे हो, तो आप जानते हो कि उसमें दो रूल्स किरचॉफ्स ने दिए थे। एक रूल उन्होंने दिया था जंक्शन रूल, जंक्शन वाला जो है, और एक रूल उन्होंने दिया था पोटेंशियल वाला, कि पोटेंशियल जो लूप में होता है वो ज़ीरो होता है। तो चलिए 0 0 तो हमको इसी दोनों में पहले दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। देखो ये जल्दी करने का तरीका है गाइस, क्यों, आपको टाइम उतना ज़्यादा भी नहीं मिल रहा है, ठीक है 90 मिनट मिल रहा है 55 क्वेश्चंस के लिए, मतलब 1 मिनट से एबव मिल रहा है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कैलकुलेटिव होंगे। एज आप ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन देख लो, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा है ये काफ़ी कैलकुलेटिव था। पहले इसमें आपको करंट निकालना पड़ा, फिर आपको पोटेंशियल निकालना पड़ा, फिर आपको लेंथ रेशियो निकालना पड़ा एंड लेटर ऑन आपका बैलेंसिंग लेंथ निकला तब जाके। तो कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी होंगे, तो इसलिए जो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव नहीं है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी पे है उसको डायरेक्ट ट्राई करो। तो डी एंड सी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है सम ऑफ एब्सोल्यूट सम, और इसमें कहा जा रहा है अलजेब्राइक सम। तो बताओ एब्सोल्यूट सम तो मतलब हो गया वेक्टर सम, तो चार्ज का या करंट का कहीं वेक्टर सम तो होता नहीं है, तो इसमें कौन सा सम सही हो जाएगा, अलजेब्राइक सम। इसका मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है गाइज, यहाँ पे ऑप्शन जो सही होने वाला है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन हियर। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में जो कि एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो एसी सोर्स आप ले लो, ये एसी सोर्स हो गया हमारा, और इसके साथ क्या कनेक्टेड है भाई, तो इसके साथ इंडक्टर कनेक्टेड है, ये इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया हमने। तो इंडक्टर वाले में आपको याद होगा कि इंडक्टर में आप अगर एल के लिए वैल्यू लिखते हो तो आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन ओमेगा, है ना, पाई बाई 2 ये आ जाता है टर्म। तो यहाँ पे ये किससे लैगनेस रहेगा, किससे डिफरेंस रहेगा, फेज डिफरेंस यहाँ पे एंगल के लिए क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, है ना। बी सी डी इन सब में कोई पाई बाई 2 है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द सस्पेबिलिटी ऑफ अ परमैग्नेटिक मटेरियल चाई इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस and what will be the temperature for its susceptibility of x upon tau। सस्पेबिलिटी के x upon tau के लिए टेम्परेचर क्या होगा। तो गाइज इसका टेम्परेचर वेरिएंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग कह सकते हैं कि chi1 अपॉन chi2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, हम लोग ये लिख सकते हैं। तो एज पर द सिचुएशंस आप अगर पुट करोगे chi1 अपन chi2 पे वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा चाई, सिंपली यहाँ पे हो जाएगा chi अपन 2, तो ये chi अपन 2 जो है इसका 2 चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे गिवन टेम्परेचर है 27 डिग्री और यहाँ पे टेम्परेचर नहीं पता, तो इस टेम्परेचर को हमने T2 लिखा। अब 27 जो डिग्रीज है गाइज, ये डिग्री में तो इसका वैल्यू पुट नहीं होता है, तो when you convert this into Kelvin scale it will becomes 300। तो आप यहाँ से इसको हटा दो और इसको हटा करके आप यहाँ पे क्या लिख लो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 300 केल्विन। ओके तो 300 केल्विन लिख दिया हमने। अब चाई चाई कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो T2 का वैल्यू कैलकुलेट हो करके यहाँ से क्या आ जाएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह होगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 300 आ जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, बाई में, यानी कि ये कितना आ जाएगा 150 केल्विन के राउंड ऑफ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह का वैल्यू देगा आपका chi1 अपॉन chi2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 के वैल्यू में 150 डिग्री का ये वैल्यू देगा। ओके तो 150 टेम्परेचर में आपका कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन इसमें से मैच नहीं करता है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है ना। आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लोगे, इसमें शायद गलत टाइप हो गया है, इसमें से कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा, इसमें से इन ऑप्शंस में से कोई आंसर ही नहीं है एक्चुअली।
ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि एक कॉइल है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस है 5H, ओके, और करंट में जो चेंज आ रहा है 2 एम्पियर पर सेकेंड से आ रहा है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा है ना कॉइल में, वो कितना होगा? तो आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना है गाइस। सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है और करंट में जो रेट ऑफ चेंज है वो दिया हुआ है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है इंडक्टेंस के टर्म में? L इंटू डी आई अपॉन डी टी, ये ना होता है माइनस एल अपॉन डी आई बाई डी टी। तो माइनस एल का वैल्यू है 5 और डी आई अपॉन डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट वो ऑलरेडी दिया हुआ है 2, 5 इंटू 2 क्या हो गया? -10 वोल्ट। तो -10 वोल्ट ऑप्शन बी इज़ देयर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। सेल्फ इंडक्टेंस इसमें गिवन है, बट तो सेल्फ इंडक्टेंस है गाइस 50H का एंड ज्वाइन किया हुआ है टर्मिनल ऑफ बैटरी में और ईएमएफ है 2 वोल्ट का। ओके दैट्स गुड। और आगे रेसिस्टेंस है 10 ओम का। आपको कहा जा रहा है कि टाइम कांस्टेंट बताइए और क्या बताइए? मैक्सिमम करंट बताइए। तो पहले तो मैं टाइम कांस्टेंट की बात कर लूँ तो टाइम कांस्टेंट टॉर्क इज इक्वल्स टू हो जाता है L अपॉन आर। तो L अपॉन आर में पुट करोगे इस क्या हो जाएगा? L अपॉन आर के हिसाब से ये 50 L हो गया इंडक्टेंस का वैल्यू और R का वैल्यू हो गया 10। तो 50 अपॉन 10 यानी कि 5 सेकेंड्स। कितना सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स। तो गाइज 5 सेकेंड्स तो किस में है? बस एक ही में है। और जब एक ही में है यहाँ पे ऑप्शन, तो डायरेक्ट आप जो है इसके साथ जा सकते हो। और तो कोई 5 सेकेंड है नहीं, ये 1 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 8 सेकेंड है। तो सिंपली इसका सेकेंड पार्ट भी है, मैक्सिमम करंट भी आपको कैलकुलेट करना था, बट अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है गाइज? तो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका टाइम जो है वो बस मैच किया किससे? फर्स्ट ऑप्शन से। ऐसे अगर आप मैक्सिमम करंट भी निकाल लेते हो तो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो V था 2 अपॉन 10, 2 अपॉन 10 मतलब 0.2। तो देखो इसी से मैच करता है 0.2 एम्पियर। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं लगाना था, वो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस थे, तो उनको आपको डायरेक्टली कर लेना था। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, एक कॉइल का है जिसमें रेसिस्टेंस है 10 ओम। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में 10 ओम है और फुल स्केल का ये रीडिंग देता है किसके लिए? 1 मिली एम्पियर के करंट के लिए। ओके, तो शंट रेसिस्टेंस आपको पूछा जा रहा है कि शंट रेसिस्टेंस कितना होगा ताकि ये गैल्वेनोमीटर जो है इसको एक दूसरे एमीटर के रेंज में कन्वर्ट कर सके, 100 मिली एम्पियर वाले रेंज में कन्वर्ट कर सके। तो आपको शंट रेसिस्टेंस के लिए शंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? करंट इन द गैल्वेनोमीटर इनटू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय जनरल करंट माइनस गैल्वेनोमीटर का करंट, है ना, ये हो जाता है गाइज आपका। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप पुट करोगे तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है? 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर लिख दिया मैंने, इनटू गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या है? 10 है, लिख दिया मैंने। फिर इसका वैल्यू क्या है आपका? 100 मिली एम्पियर है गाइज, और ये है 1 मिली एम्पियर। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आप देखो ऊपर आ गया वैल्यू 10 और मिली एम्पियर तो है ही, इधर ये ओम भी है, तो 10 मिली एम्पियर ओम आया है ऐसा कुछ। और नीचे यहाँ पे क्या आया है? ये 100 माइनस 1 यानी कि 99 मिली एम्पियर आया। तो मिली एम्पियर कैंसिल हो गया। अच्छा, अगर मिली नहीं रहेगा तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना 10 टू द पावर -3 लगा करके। अब ये जो 10 अपॉन 99 ओम आया, ये 10 अपॉन 99 को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 अपॉन 100 समझ सकते हैं। 10 अपॉन 100 का वैल्यू क्या होगा? तो 10 अपॉन 100 का वैल्यू होगा 0.1। तो चलिए लेट्स सी 0.1 ऑप्शंस में है कि नहीं? हाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। अगला है गिवन इस पिक्चर के बारे में आपको कह रहा है कि आप इस पिक्चर को देख लो एंड इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप इस सर्किट में क्या बता दो? इस सर्किट में करंट का वैल्यू बता दो, आई का वैल्यू बता दो। तो चलो पिक्चर को मैं थोड़ा सा पहले कर लेता हूँ जूम। ओके, और ये यहाँ पे मैंने ये पिक्चर को थोड़ा सा जूम किया गाइज। ओके, एंड जूम करके फिर आपको अब वापस से पेन लेकर के शो कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे फिर से देखते हैं कि अब ये यहाँ पे क्या है। तो इसमें एज यू कैन सी कि 2 बैटरीज कनेक्टेड है, बट बैटरी पे ज़रा ध्यान से देखो, यू विल फाइंड दैट कि इसके जो डायरेक्शंस है
वो एक दूसरे से अपोजिट है गाइस, यहाँ पे देख लो। ओके, तो इफ़ दे आर अपोजिट तो आपका जो टोटल पोटेंशियल मिल गया वो पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा, 5 - 2 दैट मीन्स 3 हो जाएगा। एंड जो आपका टोटल रेसिस्टेंस हो गया वो रेसिस्टेंस हो गया इधर 20 प्लस उधर 10 यानी कि 30 ओम हो गया गाइस। सो आप करंट यहाँ से आप ही बता दो अब कि यहाँ से करंट क्या हो जाना चाहिए, 3/30 V/R यानी कि आ जाना चाहिए 0.1। तो चलिए मैं वापस से जूम बैक कर लेता हूँ, जूम मैंने कर लिया था, जूम बैक मैं कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर ये दिखे। ठीक है, चलिए तो ये मैंने जूम बैक कर लिया गाइज एंड नाउ लेट्स सी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्योंकि 0.1 से यही मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि एक यूनिफॉर्मली बॉन्डेड लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका इंडक्टेंस L था और रेसिस्टेंस R था। ओके ठीक है, और ये ब्रोकन हो गया मतलब टूट गया है। तो टूट गया तो इसके पार्ट्स का रेशियो क्या रह गया, n/1 रह गया। अब अगेन इसको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया गया। अच्छा पैरेलल में, अब इस कॉम्बिनेशन में आपको बताना है टाइम कांस्टेंट। ओके, तो टाइम कांस्टेंट के लिए तो आपको टॉर्क का वैल्यू चाहिए, टॉर्क का वैल्यू के लिए आपको L/R चाहिए। तो L/R भी आप यहाँ से हाँ डायरेक्ट ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हो L/R, लेकिन पहले एक बार चेक कर लो क्योंकि ये जो ज्वाइन किया गया है पैरेलल में तो उसमें ये जो वैल्यू आएगा क्या वो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक करने के लिए आप लेट सपोज कर लो कि पहला इंडक्टेंस का पार्ट था L1, तो L1 जो इंडक्टेंस का पार्ट था इस इंडक्टेंस के पार्ट में हमने क्या किया है, तो इस इंडक्टेंस के पार्ट में हमने N और 1 पार्ट में ये टूटा था, तो ऊपर वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया N और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा N+1। ओके ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और दूसरा वाला इंडक्टेंस जो होगा हमारा वो L2 हो जाएगा, वो हो जाएगा N+1 ऊपर हो जाएगा बाई में N हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे इंडक्टेंस को फिर पैरेलल में लेके जोड़े। अब इसका LCM वगैरह करोगे तो आपका कुछ N+1 इंटू N आएगा, फिर इधर आ जाएगा N² N+1 का स्क्वायर समथिंग लाइक दिस। इसी तरह से रेसिस्टेंस पे भी लोगे तो वो रेसिस्टेंस में भी आ जाएगा N/N+1 के टर्म में आ जाएगा। हाँ ठीक है, और रेसिस्टेंस 2 वाला जो पार्ट आएगा हमारा पैरेलल वाला वो आ जाएगा N+1/N। मतलब इसमें भी जो फाइनलाइज आप टोटल निकालोगे तो टोटल वैसा ही टर्म आ जाएगा, सेम टर्म्स आ जाएंगे। तो सेम टर्म्स आ जाएंगे तो फाइनल में ये N वाले जितने भी टर्म्स हैं ओके वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे गाइज। ओके क्योंकि दोनों को ही पैरेलल में ही ज्वाइन किया गया और 2 इक्वल पार्ट्स में भी ये बटे, ये भी पॉइंट है यहाँ पे मेंशन। इक्वल पार्ट में नहीं बटते तो कुछ अलग भी आता है वैल्यू। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो L/R ही होगा, यानी ऑप्शन बी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन नंबर 14 सेइंग गाइज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज़ 500 टन्स। ओके, तो NP जो है आपका ये 500 टन्स है। ओके, एंड सेकेंडरी में जो है यानी NS में जो है वैल्यू वो है 5000। तो इसको 5000 पुट कर दो गाइज। तो आपको प्राइमरी में कनेक्ट जब करते हैं सप्लाई को तो 20 वोल्ट का सप्लाई देता है, तो सेकेंडरी में क्या देगा। ओके, तो इतना इज इक्वल टू प्राइमरी पे पोटेंशियल बाई सेकेंडरी पे पोटेंशियल, वैल्यू यही होगा गाइज। तो आप यहाँ पे पुट कर लो, प्राइमरी का पोटेंशियल 20 वोल्ट, सेकेंडरी का पोटेंशियल आपको पता नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली आपको 200 वोल्ट क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। और जो हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही रहेगी। हालांकि हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते थे, क्योंकि कितना भी आप ट्रांसफार्मर या किस तरह का इस तरह का प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल आप यूज़ कर लो गाइज, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। तो इस बेसिस पे ये 2 ऑप्शंस आपके पहले ही कट जाते हैं। अब क्या है, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज हुआ है
तो जब नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, ऑफ कोर्स ये इंक्रीज ही होगा। तो इंक्रीज्ड वाला कौन सा वैल्यू बचता है, ए बचता है। तो आप डायरेक्ट ए के साथ जा सकते थे विदाउट दिस कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन के बिना भी आप जा सकते थे। तो ये सब क्या होता है ना कि आपके फिजिक्स को थोड़ा इजी बनाता है, आपके कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी बनाता है। तो आप भी इस तरह से सोचना सीख लो, थिंकिंग सीख लोगे तो फिर सारा कुछ हो जाएगा। ओके, कैसे क्वेश्चन के ऊपर सोचते हैं, कैसे क्वेश्चन के ऊपर कंसिडर करते हैं, ये सोचना ज़रूरी है। और गाइज मैं बीच में ये बता दूं आपको कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हो, उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। एंड वीडियो को थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दो, आपके लिए इतना अच्छा इंपॉर्टेंट सीरीज़ हम लोग लेकर के आए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है गाइज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये देखो, ये तो बिल्कुल सिली क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आप लोगों ने सही ही बनाया होगा डेफिनेटली, आई होप सो। 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 19 या 18, कौन सा हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 टू द पावर 18। क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 18। कैसे, तो गाइज सिंपल सी बात है, आप Q इज इक्वल्स टू NE वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, इससे आपको Q बता दिया गया है कि Q 1 कूलम है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, E इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेना, ट्रांसफॉर्म कर लेना, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ओके, सॉल्व कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक करंट इन अ लैम्प इज डिक्रीज बाई 5% से डिक्रीज हुआ है, तो पावर आउटपुट कितना डिक्रीज होगा। तो गाइज इलेक्ट्रिक करंट 5% डिक्रीज हुआ है, मतलब आई अगर मेरा पहले लेट सपोज 100 एम्पियर था, तो 5% डिक्रीज होकर के अब ये कितना बच गया है, 95 बच गया है। तो आपसे पूछ रहा है पावर का क्या होगा, तो पावर पहले आई के अकॉर्डिंग रहा होगा आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है गाइज। तो आई स्क्वायर आर रहा होगा, तो 100 इंटू 100 मतलब 100 का स्क्वायर इंटू आर समथिंग रहा होगा। अब न्यू पावर जो होगा वो क्या रहेगा, तो न्यू जो पावर है वो 95 का स्क्वायर इंटू आर रहेगा गाइज। तो आप यहाँ से देख लो, ये अप्रॉक्सीमेटली आर आर तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देखोगे जब इसको कैलकुलेट करके, तो ये आपका जो डिफरेंसेस आ जाएगा लगभग आपका आ जाएगा कितना, 5 टाइम्स ये हो गया, मतलब आपको 10% के अप्रॉक्स में आ जाएगा। 10% एग्जैक्ट नहीं आएगा 10%, लेकिन आप यहाँ पे आउटपुट जब लेवल कैलकुलेट करोगे इसको, तो ये आपका 10% आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 10%। ओके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ गाइज, हर क्वेश्चन पे छोटा मोटा कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि क्योंकि आप ये कर सकते हो, और अगर ये सब मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता रहूँ तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 5-10 ही क्वेश्चन हो पाएंगे इतने लंबे वीडियो में, तो फिर सूटेबल नहीं होगा आपके लिए। तो इसलिए मैं कुछ कैलकुलेशंस आप पे छोड़ रहा हूँ, और बिकॉज नाउ यू आर इन स्टैंडर्ड 12, तो आप इतने कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, है ना। चलिए आगे है स्टूडेंट्स, व्हाट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 1.3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड is required to make an electron travel in a circular arc of radius this। ओके, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड से आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन के लगातार किसी बीम को, कोई इलेक्ट्रॉन्स का बीम यहाँ से पास हो रहा है, उसको टर्न करा देना है, सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेट करा देना है, एक सर्कुलर आर्क पे, एज यू कैन सी गाइस। ओके, तो सर्कुलर आर्क पे रोटेट करा देना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए जितना इसके एक्सटर्नल सर्कुलर फील्ड में जो लगने वाला यहाँ पे फोर्स है उसके इक्वल होना चाहिए, तभी ना उतना स्ट्रांग रहेगा, जितना स्ट्रांग हमारा फोर्स यहाँ पे इक्वल लगता है तभी ये वर्क कर पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो F इज इक्वल टू लिखते हो Q इंटू V इंटू B, ये वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या करो, v और एक v को आप कैंसिल कर लो, इस वाले v को आप कैंसिल कर लो, तो गाइज आपका क्या बच जाएगा, q इंटू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर बच जाएगा। और आपको पूछा गया है व्हाट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये b का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, m इंटू वी अपॉन आर, और इधर से ये q आ जाएगा r इंटू क्यू।
अब इसमें आप पुट कर लो जो भी वैल्यूज़ होंगे, पुट कर लो तो कैलकुलेट करके आ जाएगा। लाइक m का वैल्यू यहाँ पे क्या है, कितना दिया गया है m का वैल्यू, तो m का वैल्यू दिया गया है 1.3, सॉरी m का वैल्यू नहीं दिया गया, m है मास। तो मास किसका होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन का होगा। तो मास आप यहाँ से ले सकते हो, लेट मी इरेज इट। इलेक्ट्रॉन का मास जो आपका होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg आप ले सकते हो। इंटू v का वैल्यू आपका दिया गया है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई r इंटू क्यू। r का वैल्यू भी आपको मिल गया है यहाँ पे 0.35 समथिंग, और इंटू क्यू का वैल्यू क्या होता है गाइज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो आप जब इसको कैलकुलेट कर लोगे ना तो आपको इसी में से कोई ऑप्शंस आंसर मिल जाएंगे। अब कौन सा ये तो अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि इस कैलकुलेशन में फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लिटिल बिट, ज़्यादा तो नहीं होगा, लिटिल बिट टाइम टेकिंग होगा। तो आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने बता ही दिया कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यूज़ पुट करने हैं। m के जगह इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर लेना है, ओके। m के जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर लेना है गाइज। एंड लेटर ऑन m के बाद फिर आपका v जो बचा था यहाँ पे v के जगह पे ये वेलोसिटी पुट कर लेना है कि कितना वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। r के जगह पे ये रेडियस ऑफ आर्क पुट कर लेना है। एंड q के जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 पावर 19 ये पुट कर लेना है, ओके। तो दैट्स बिल आप उस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला कह रहा है कैपेसिटर कैन कंडक्टर इन डीसी करंट बट नॉट इन इंडक्टर। नहीं, कैपेसिटर कंडक्ट इन डीसी सर्किट, नो। इन डीसी सर्किट इंडक्टर कैन कंडक्ट, इंडक्टर कंडक्ट हो सकता है बट नॉट अ कैपेसिटर। यस गाइज, ये ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। आप देख लो क्या कहा जा रहा है, कैपेसिटर जो है ये कंडक्ट नहीं होगा किस में, डीसी में, लेकिन इंडक्टर जो है वो कंडक्ट होगा। तो यस सही है, बिकॉज जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या हो जाता है, अगर यहाँ पे डीसी में लेंगे हम लोग इसमें वैल्यू, तो इसके अंदर का पोटेंशियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अंदर का पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये स्टोरेज ऑफ द चार्ज जो है वो फिर कर नहीं पाएगा। और कैपेसिटर का काम है कैपेसिटेंस बनाना, मतलब चार्ज का कुछ स्टोरेज लेना। तो डीसी सर्किट में ये वर्क नहीं होगा, ओके। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 किस में है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन, हाँ मतलब ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके गाइज। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग अ टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड्स साउंड इन द फॉर्म ऑफ। टेप रिकॉर्डर जो है वो साउंड किस फॉर्म में रिकॉर्ड करता है, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, वेरिएबल रेसिस्टेंस के फॉर्म में, या मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टेप, टेप पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पे। तो किसके फॉर्म में ये रिकॉर्ड करता है, आपसे ये सवाल पूछा गया है। 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही हो जाएगा, ये किसके बेसिस पे करता है, ये करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द टेप, टेप पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बेसिस पे ये रिकॉर्ड होता है, साउंड का रिकॉर्डर, ओके। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है फिर गाइज आपके सामने, कह रहा है 4 कैपेसिटर्स हैं इस सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा ऐसे कैपेसिटर। तो आप ध्यान से देख लो गाइज इस सर्किट को, आपको पता होना चाहिए कि ये सर्किट एक्चुअली इस तरह से है, यहाँ से आया है करंट, एंड ये जो 2 माइक्रोफेराड आप देख रहे हो यहाँ पर वाला 2 माइक्रोफेराड वाला, ओके, ये वाला और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों आपको पैरेलल में नज़र आना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ से करंट इधर गया और रिटर्न होकर के इधर जा रहा है, यहाँ से भी करंट इधर गया और इधर जा कर के ये रिटर्न होकर के यहाँ पहुँच रहा है। तो दोनों साइड से यहीं पे करंट पहुँच रहा है। इट मीन्स दैट क्या, ये दोनों पैरेलल में है। तो आप इस दोनों को पैरेलल में रख लो, ये 2 माइक्रोफेराड वाले पैरेलल में रख लो। आप इसको इस तरह से सर्किट को समझो कि ये ऐसे है सर्किट बना हुआ, ये वाला पॉइंट है हमारा P, ऐसे देखो ये दोनों मैंने पैरेलल में कर लिया इन दोनों को। अब जो है यहाँ से आगे बढ़ते थे, तो यहाँ से आगे बढ़ते थे तो ये 12 माइक्रोफेराड मिलता था, ये हो गया ये 12 माइक्रोफेराड कैपेसिटर।
ठीक है गाइज। इधर इधर नीचे की ओर ये वाला जब यहाँ से करंट आगे बढ़ता था तो क्या मिलता था 2 माइक्रोफेराड, तो आप इसको 2 माइक्रोफेराड समझो एंड लेटर ऑन ये पहुँच गए पॉइंट Q पे। तो ऐसे आप इमेजिन जब करोगे तो आपका जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। 2 माइक्रोफेराड ये है, तो 2 माइक्रोफेराड्स एंड 2 माइक्रोफेराड्स इन द पैरेलल बिकम्स 4, तो ये दोनों गाइज हमारा बन गया मिलजुल करके 4 माइक्रोफेराड। अब 4 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड सीरीज़ में, तो सीरीज़ में 1/4 1/12 करके अपना सम करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/12, एलसीएम तो हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 3 + 1 यानी कि हो जाएगा 4/12 गाइज, जिसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आएगा, यानी कि फाइनली ये 1/c का वैल्यू आएगा, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफेराड। तो अब ये फाइनली यहाँ पे तक 3 माइक्रोफेराड बन गया है। अब 3 and 2 यानी मिल करके क्या हो जाएंगे 5 माइक्रोफेराड, तो 5 माइक्रोफेराड विल बी आंसर गाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 है व्हेन अ नेगेटिव चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ, तो नेगेटिव चार्ज वाला है भाई और इसको अर्थ से कनेक्ट किए हैं, अर्थिंग से, तो अर्थिंग से कनेक्ट किए हैं तो क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स इससे नेगेटिव चार्जेस आएंगे आकर के अर्थ में चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अर्थ टू कंडक्टर, नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ, दिस विल बी द ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द, देखो डायमेंशन इतना इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 का टॉपिक है, क्लास 11 12 में आपको कहीं नहीं पढ़ना है, लेकिन ये डायमेंशन वहाँ से भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, 12th में आकर के आपको पूछा जा रहा है इम्पेंडेंस पे। तो इम्पेंडेंस क्या होता था, Z होता था गाइज, एंड Z होना मतलब ओवरऑल R होना, रेसिस्टेंस होना, इम्पेंडेंस एक रेसिस्टेंस ही है, और R है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा V/I, एंड V/I को फिर आप क्या लिख सकते हो, V को लिख सकते हो W/Q, तो W/Q, Q जो लिखोगे वो हो जाएगा IT, और ये I पहले से है तो हो जाएगा I², तो I² नीचे है मतलब ऊपर जाएगा तो I⁻², तो I⁻² इन दोनों ऑप्शन में, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म। अब बाकी देख लेते हैं, तो बाकी ये वर्क डन है गाइस, तो वर्क डन का जो टर्म आएगा हमारा, तो वर्क डन का क्या आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स हो जाता है क्या mL2 है ना, एंड t -2 इंटू ये वाला भी डिस्टेंस था, इंटू ये वाला डिस्टेंस mL_t-2, और ये वाला l जो डिस्टेंस हम लिखेंगे ये l पहले ही मैंने ले लिया, तो mL2t-2 हो गया, मतलब l का वैल्यू यहाँ 2 लेवल पे होना चाहिए। l का वैल्यू 2 कहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, c में है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा जल्दी क्विकली करके मैंने बता दिया, ऐसे आप टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे एग्जैक्ट वैल्यू में लेकर के, तो आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ में भी लेके कैलकुलेट कर सकते हो गाइज। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू में कैलकुलेट करने के लिए आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको इन सारे का टर्म्स बहुत स्मॉलर फॉर्म में तोड़ लेना है एंड देन आपको कैलकुलेट करना है। लाइक अगर आप यहाँ से वैल्यू सपोज कर लेते हो कि आपका z इज इक्वल टू है r, एंड z इज इक्वल टू r है, तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा V/I, तो V पोटेंशियल, उसको आप लिखते हो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन अपॉन चार्ज लिखे इंटू I हुआ, तो वर्क डन हो जाएगा, और जो चार्ज है गाइज वो हो जाता है IT, तो I बन जाएगा I² इंटू टी। अब वर्क डन को भी आप लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप पूरा पुट करो mL और उसके बाद फिर t-2, लेटर ऑन ऊपर फिर से एक l एंड नीचे फिर I2t है ना, ऐसे लिख दिए। अब ऊपर आप ट्रांसपोज करते जाओगे तो आपको ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 है सोलेनॉइड हैज़ 800 टर्न्स पर मीटर, ओके, और करंट है 1.6 एम्पियर का, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड ऑफ द एक्सिस इज, कितना एंड पे आएगा ये निकालने का है। तो एक्सिस पे है, एक्सिस पे अगर आप मैग्नेटिक इंडक्शन निकालते हो, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ इंटू μ0 इंटू n इंटू आई हो जाएगा गाइज, हाफ इंटू, तो हाफ का हाफ रहने देना, μ0 का वैल्यू पुट कर देना 10⁻⁷ है ना,
और उसके बाद 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 भी आगे है, 4 इंटू 10⁻⁻7, फिर n का वैल्यू पुट कर लेना 800 मीटर, एंड फिर I का वैल्यू जो है 1.6 एम्पियर पुट कर लेना। टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा कितना, 1.6 यहाँ से है, और यहाँ से 2 से 8 को कट कर दिया लेट सपोज, तो 4 टाइम ये कट गया, मतलब 400, तो 4 4 जस्ट 16, 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 हो जाता है कितना, 256, यानी 25 तो डेफिनेटली है, एंड 25 डेफिनेटली है। उसके बाद फिर पाई का वैल्यू रखोगे 3.14, तो 2 3 या 6 ऐसे ही हो गया। फिर ये भी कुछ आएगा, मतलब 6 के ऊपर होना चाहिए। 6 के ऊपर का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, चलो देख लो। तो 6 के ऊपर का ऑप्शन मैच कर रहा है बी, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ओके, ऐसे आप टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप करो, मैं गाइज आप लोगों को थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस कर सको। 24 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसका यूनिट है। तो टेस्ला का इस यूनिट जो है हमारा वो किसका है, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका किसका है, मैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द करेक्ट आंसर, फ्लक्स का नहीं। फ्लक्स तो फिर आपका फाई से यूज़ होता है इंडिकेटर। फाई के लिए आपको एरिया चाहिए, एरिया याद करो, बी इंटू ए, तो बी मैग्नेटिक फील्ड और फिर ये एरिया आएगा, तो एरिया के बेसिस पे इसमें मीटर स्क्वायर आएगा, टेस्ला नहीं आएगा। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। तो 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रोटॉन ट्रैवलिंग एट 23 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of a strength of 2.6 mt, okay, and experience a magnetic force of this newton, this much newton, okay, what is the speed of the proton, okay। तो स्पीड निकालना है आपको, फोर्स गिवन है, एंड इधर मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। तो आप ऐसा कर लो, F इज इक्वल टू आप यूज़ कर लो Q इंटू वी इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया है, फोर्स मिल गया है, क्यू इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन ही ना मूवमेंट कर रहा है, नहीं प्रोटॉन, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, मतलब क्यू भी मिल गया है। तो आपका वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा गाइस। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू आ जाएगा f बाई क्यू इंटू बी। चलो इसमें आप पुट कर लेना वैल्यू, f का वैल्यू आपको गिवन ही है, पुट कर लो यहाँ से, और उसके बाद q का वैल्यू आपको नॉन फैक्ट है, आप नॉन फैक्ट है तो आप उसको पुट कर लोगे, b का वैल्यू पुट कर लोगे। ये कैलकुलेट होके एग्जैक्ट आंसर से तो मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्टेन डिग्रीज भी है। तो 23 डिग्री है, उस हिसाब से यहाँ पे साइन 23 डिग्री का गिवन होना चाहिए वैल्यू, बट वो वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो आप अप्रॉक्सीमेटली 23, क्योंकि 30 के आसपास है, तो आप इसको साइन 30 के एवरेज पे ले लो। तो साइन 30 का वैल्यू जो होता है क्या होता है 0.5, तो उसी के आसपास का आप 0.4 टाइप का डाटा ले सकते हो, और लेकर के सॉल्व कर लो गाइस। तो सॉल्व करके आपका इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मैच करता हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो गाइस इस तरह से आपको ये पूरे टर्म जो है करने थे। तो आई होप सो कि आपने इनमें से 25 क्वेश्चन में से डेफिनेटली आपने जो भी क्वेश्चंस है आपने सही किया होगा। 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली, या जितने भी क्वेश्चंस करने थे आपने सही किया होगा। अगर नहीं किए हैं तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, एंड फिर से समझ लीजिए कि उन क्वेश्चंस को कैसे कैसे कहाँ सॉल्व किया गया। तो दैट्स अबाउट इट स्टूडेंट्स, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने 25 के आगे एक्सप्लेन करना है, 25 के आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू।